ठीक है। अच्छा, परमानेंट डायपोल डायपोल अट्रैक्शन में हमने कहा था कि ये वहां होती है या उन मॉलिक्यूल्स में होती है जहां पर परमानेंट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो जहां पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक टर्मिनल पार्शियल पॉजिटिव और एक टर्मिनल पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, और वहां पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव टर्मिनल पार्शियल नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करता है। अब आज जो हमें बात करनी है वो थर्ड जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल induced dipole attraction। Instantaneous dipole induced dipole attraction। और ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड attraction होती है। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। हाँ सर आपका स्क्रीन अब हो गई? नहीं सर। नहीं सर अभी तक नहीं आई। आप नहीं नो सर। अब शेयर हो रही है? नहीं सर बस लोडिंग हो जा रही है। लोडिंग पे अटक गया। लोडिंग नजर आ रही है, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब बताइए। नहीं अभी नहीं तक नहीं सर। हुई। क्या हो रहा है अब? वही लोडिंग स्क्रीन अटक गई। सर बस लोड हो रहा है, आपका दिखा रहा है बस, और आपकी वो शो नहीं हो रही स्क्रीन। यार ये तो फिर या तो जूम का कोई इशू है, मेरे पास से तो कोई ऐसी मुझे कहानी नजर नहीं आ रही। रीजॉइन करके देख लें सर। ये असल में मेरे पास से ज्वाइन नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये उनका अपना सिस्टम है, उससे वो लोग कनेक्ट करते हैं। अच्छा सुमेरा, मेरी स्क्रीन जो है ना वो शेयर नहीं हो रही इन लोगों के साथ, और वो स्क्रीन डिले कर रहा है, वो सिर्फ सर्च कर रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता, मेरे पास से तो ये सही चल रहा है। मुझे तो आ गई। मतलब हो गई सर हो गई। आ गई सर। अब बच्चे कह रहे हैं हो रही है, अब हो गई है। ठीक है, अब कोई इशू तो नहीं आ गई। अब हो गई? जी हो गई। ठीक है, ओके जी। अब इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, या जिसे हम वैंडर वॉल फोर्स कहते हैं। अच्छा, वैंडर वॉल फोर्स, एक बात जहन में रखिएगा कि हर नेचर में मॉलिक्यूल जितने भी हैं, मॉलिक्यूल हो, एटम्स हो, जो भी हो, उनके अंदर वैंडर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। मैंने पिछली क्लास में भी इस बात को आपको बताया था कि देखिए जैसे नोबल गैसेस हैं, अब नोबल गैसेस के अंदर एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो नोबल गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। अब अगर नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है तो इसका मतलब है कि नोबल गैसेस के दरमियान कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है
जो कि उन पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज कर रही है, जिसकी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। हैलोजेंस जो हैं, हैलोजेंस में आप देखें फ्लोरीन और क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैसेस हैं, जबकि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जो है वो स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज होने का मतलब यह है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्टेट तब्दील हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्टिकल्स के करीब आने की कोई ना कोई वजह तो होगी, कोई ना कोई उनके दरमियान ऐसी कोई फोर्स तो है जो उनको एक दूसरे के करीब कर रही है। तो वो कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स है जो उन पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब कर रही है, उन पार्टिकल्स को क्लोज कर रही है? उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। अब वैन डर वाल फोर्स जो है, देखिए वैन डर वाल फोर्स, इसको वैन डर वाल इसलिए कहते हैं कि साइंटिस्ट जिसने पहली दफा ये अट्रैक्टिव फोर्स आइडेंटिफाई की उसका नाम वैन डर वाल है, इसीलिए इनको वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर आप क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में Cl2 है। अब Cl2 में दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसका मतलब यह है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डायपोल्स नहीं बनेंगे। जब परमानेंट डायपोल्स नहीं बनेंगे तो फिर ये अट्रैक्टिव फोर्स कहां से आती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। होता क्या है, अब आप जरा गौर से सुनिएगा। किसी भी मॉलिक्यूल में या एटम में जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो सिमेट्रिकल नहीं होती। सिमेट्रिकल मूवमेंट का मतलब ये है कि वो किसी स्पेसिफिक स्फीयर के अंदर या एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूवमेंट नहीं होती। वो मूवमेंट जो होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है। मिसाल के तौर पर कभी आप आईने के सामने खड़े होकर चलना शुरू करें तो आप देखेंगे कि आप कभी राइट पे थोड़े हो रहे होंगे, कभी आप थोड़े लेफ्ट पे हो रहे होंगे। इवन आप सीधे चलने की कोशिश करेंगे तब भी आप सिमेट्रिकल मूवमेंट शो नहीं कर रहे होंगे। और अगर आपको जो है वो साइडों पर जो है वो रेस लगा दी जाए और आप जैसे ही रेस से टच करेंगे और वहां पे सायरन बज जाए तो 15 दफा सायरन बजेगा जब आप एक पाथ से मूव करेंगे, क्योंकि आपकी मूवमेंट सिमेट्रिकल नहीं है। आप बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं चलते, आपकी बॉडी की मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी अनसिमेट्रिकल है। बिल्कुल इसी तरह से जब एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव कर रहा होता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में मूव नहीं करता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये अनसिमेट्रिकली मूव करता है। ऐसे में आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप उंगली में एक रिंग पकड़ें बड़ा वाला और वो एक उंगली में वो रिंग घुमाना शुरू करें, जब आप उंगली में रिंग घुमाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो रिंग कभी राइट साइड पे ज्यादा हो जाएगा, कभी वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा हो जाएगा, कभी वो सामने की तरफ ज्यादा हो जाएगा आगे, कभी वो पीछे की तरफ ज्यादा निकल जाएगा। लेकिन आप अपनी फिंगर से उसको बैलेंस किए हुए हैं कि आपकी फिंगर उससे टच ना करे। टच कर गया तो रिंग गिर जाएगा। तो जब तक वो रिंग मूव करता रहेगा तब तक उस रिंग की जो मूवमेंट होगी वो अनसिमेट्रिकल मूवमेंट होती है। बिल्कुल इसी तरह से अब आप अपनी फिंगर को न्यूक्लियस समझिए और न्यूक्लियस के साथ वो जो रिंग है वो आप रिंग समझिए इलेक्ट्रॉन्स। तो जब फिंगर के अराउंड रिंग जो है वो अनसिमेट्रिकली मूव करता है तो बिल्कुल इसी तरह से किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है न्यूक्लियस के अराउंड वो भी अनसिमेट्रिकली मूव करता है। And now due to unsymmetrical movement of electron, due to unequal distribution of electron, कि कभी इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा और कभी एक तरफ कम हो जाता है तो वहां पर टेम्पररी डायपोल्स फॉर्म होते हैं। ड्यू टू अनसिमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर टेम्पररी डायपोल्स फॉर्म होते हैं। जिस तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होता है
वो पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होता है वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। ये कहलाते हैं टेम्पररी डायपोल्स। सर जी सही समझ नहीं आया कि बैंड किस तरफ हो रहा है, उस तरफ नेगेटिव, क्योंकि ये देखिए ना ओवल तरह बन गया, तो अगर एक तरफ से बैंड हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी तो थोड़ा बहुत बैंड हो रहा है ना। तो भाई एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो गया, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम हो गया ना। कैसे? मतलब कैसे, मैं क्या बताऊं कैसे, अब मैं क्या बताऊं कैसे। आप इस ओवल शेप पे ना जाएं, ये ओवल शेप खुद कर रहा है, ये कंप्यूटराइज, ये सिस्टम खुद ओवल बना रहा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक अनइक्वल मूवमेंट है, और ये अनइक्वल मूवमेंट चले यूं इलोंगेटेड से समझ लें। अब इस मूवमेंट में एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है, तो जहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है वो पार्शियल पॉजिटिव हो गया, जहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो गया वो पार्शियल नेगेटिव हो गया। अब ठीक है? जी ठीक है। हैं? हाँ सही है, सही आ गया समझ। अब बात समझ में आ गई? जी जी बेटा, अब समझ में आ गई बात? जी सर, आ गई समझ में। ठीक है। तो ये टेम्पररी डायपोल्स जब बनते हैं, और ये ऐसा नहीं कि ये परमानेंट हैं, ये बनेगा और खत्म हो जाएगा, बनेगा खत्म हो जाएगा, कभी राइट पे बनेगा, कभी लेफ्ट पे बनेगा, कभी अपर साइड पे, कभी लोअर साइड पर, लेकिन ये कंटिन्यूअसली टेम्पररी डायपोल्स बन रहे होंगे मॉलिक्यूल के अंदर। फिर क्या होता है कि ये टेम्पररी डायपोल जो है, ये एक और मॉलिक्यूल के टेम्पररी डायपोल इसमें भी बन रहा है, यही पार्शियल पॉजिटिव, यही पार्शियल नेगेटिव टर्मिनल। तो अब होता ये है कि पार्शियल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन मॉलिक्यूल वो अट्रैक्ट करता है पार्शियल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर मॉलिक्यूल को। इस अट्रैक्टिव फोर्स को, जो कि अनइक्वल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, इसे वैन डर वाल फोर्स कहा जाता है। और ये परमानेंट नहीं होती। ये नहीं है कि अगर ए और बी के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है तो वो शायद नैनो सेकंड्स के लिए होगी, और अगले नैनो सेकंड के अंदर जो है वो ए और सी के दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी, उससे अगले नैनो सेकंड में वो ए और डी के दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी। यानी ये वैन डर वाल फोर्स जो है ये टेम्पररी डायपोल्स की वजह से बनती है, और ये टेम्पररी डायपोल कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन जहां भी ये टेम्पररी डायपोल फॉर्म होते हैं वहां ये चार्ज को इंड्यूस करते हैं, और उस इंडक्शन की वजह से उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी मॉलिक्यूल के साथ टेम्पररी रिलेशन बनता और टूटता रहता है। तो इसका मतलब है कि हर वक्त मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ एंगेज रहता है। इस एंगेजमेंट को, इस अट्रैक्टिव फोर्स को, जो टेम्पररी डायपोल की वजह से बन रही है, जो अनइक्वल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस बन रही है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? सर आधी आधी समझ में आई है। अभी भी आधी समझ में? और क्या आप मजीद बताओ, क्या बताऊं इसमें मैं, और सर क्या एक बात चीज है जो समझ, क्लियर नहीं है, बताओ। सर असल में इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि क्लोरीन क्लोरीन का अगर हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो ये इस तरह कहाँ से गए, तो पहली बार ऐसे पढ़ा है ना, तो समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है कि इस तरह क्यों हो रहा है ये, कि एक तरफ मोटा हो रहा है और दूसरी तरफ उसका वो पतला वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे सही से। बेटा बात सुनो, एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात भी नहीं की, मैंने तो सारे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड बना है या किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना है वो अपनी जगह है, लेकिन हर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, पहले ये बताओ। बॉन्ड को छोड़ दो, कर रहा होगा मूव। कर रहा होगा ना। तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव कर रहा होगा तो क्या वो मूवमेंट स्मूथ मूवमेंट होगी? क्या वो मूवमेंट बिल्कुल सिमेट्रिकल होगी? क्या वो मूवमेंट में न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस हर वक्त सेम रहेगा? नहीं।
चेंज और रहेगा। एक दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, हर मॉलिक्यूल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके तो ठीक है। जब मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये हर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ क्लोरीन की बात नहीं कर रहा, ये दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब में वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। अब ये अलग बात है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस वहां इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है, ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन वैन डर वाल्स फोर्सेस हर जगह एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, तो न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट में वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जितना ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, वो उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगा, उतना ही उसके इधर उधर घूमने के चांसेस ज्यादा होंगे, और उतना ही वहां पर टेम्पररी डायपोल्स बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जब सर टेम्पररी डायपोल्स फॉर्म होते हैं, तो जब टेम्पररी डायपोल दूसरे टेम्पररी डायपोल को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस अट्रैक्शन को वैन डर वाल्स फोर्स कहा जाता है। और ये हर मॉलिक्यूल में होगा, इसका कोवेलेंट बॉन्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हर मॉलिक्यूल के अंदर होगा, चाहे उसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड हो या 50 कोवेलेंट बॉन्ड हो, क्योंकि ये टेम्पररी डायपोल जनरेट जो होते हैं वो ड्यू टू अनइक्वल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं। और ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जो है, ये कंटिन्यूअसली हर एटम के अराउंड हो रही होती है, चाहे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं है, एटम है या मॉलिक्यूल है, हर जगह ये अनइक्वल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होती है। क्या अब ये बात क्लियर हो गई? सर जी क्लियर हो गई, लेकिन एक सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होता है क्या? हर इलेक्ट्रॉन का अलग नहीं होगा, हर एटम का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, उसमें यकीनन शेल्स होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, सब में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली जो है वो अनइक्वल मूवमेंट शो कर रहा होगा, और इस तरह से कलेक्टिवली जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं किसी एटम के अंदर, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है जज़ाकल्लाह, आगे समझ सर पॉजिटिव साइड पे कम इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऐसा शो हो रहा है। इसीलिए तो टेम्पररी डायपोल बन रहे हैं कि एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो रहा है, तो वो टेम्पररी पार्शियल नेगेटिव हो रहा है, और जिस पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम हो रहा है वो टेम्पररी पार्शियल पॉजिटिव हो रहा है। इसी के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाए अगले ही लम्हे, यानी अब ये वाला टर्मिनल पार्शियल नेगेटिव हो जाए और ये वाला टर्मिनल पार्शियल पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रुकती थोड़ी है, लेकिन ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि अनइक्वल होती है, ये एक सिमेट्रिकल मूवमेंट नहीं होती, इस वजह से मॉलिक्यूल के अंदर टेम्पररी डायपोल्स कंटिन्यूअसली जनरेट हो रहे होते हैं, और वो जो कंटिन्यूअसली टेम्पररी डायपोल जनरेट हो रहे होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं चार्ज इंड्यूस होता है, इंडक्शन ऑफ चार्ज कहलाता है ये। तो बेसिकली पहले टेम्पररी डायपोल्स फॉर्म होते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटली बनते हैं और खत्म हो जाते हैं, और वो इंस्टेंट डायपोल्स जो हैं वो फिर इंड्यूस होते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। लेकिन मैंने कहा कि ये कुछ लम्हों का खेल होता है, फिर ये रिलेशन खत्म होता है, फिर ये रिलेशन किसी और के साथ जनरेट होता है, लेकिन हर वक्त ये रिलेशन किसी न किसी के साथ बनता और टूटता रहता है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को जो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होती है ड्यू टू अनइक्वल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस टेम्पररी डायपोल मूवमेंट को, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि एन अट्रैक्टिव फोर्स produces among temporary dipoles due to
अनइक्वल, या इसको आप अनसिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, अनसिमेट्रिकल मूवमेंट of electrons, an attractive force produces among temporary dipoles due to unequal movement of electrons in a particle. Is called van der Waals force. An attractive force produces among temporary dipoles due to unequal or unsymmetrical movement of electron in a particle is called van der Waals force. और जैसे मैंने कहा कि इसको डायग्रामेटिकली आप ऐसे ही शो करेंगे कि एक आपने इलोंगेटेड शेप बनाया, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, और इसी तरह से एक और इलोंगेटेड शेप बनाया, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि डायग्रामेटिकली शो करें वैन डर वाल्स फोर्स को, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वैन डर वाल्स फोर्स की, कि ड्यू टू अनइक्वल और अनसिमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम्पररी डायपोल्स फॉर्म होते हैं, और वो टेम्पररी डायपोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन जो एक टेम्पररी लिंकेज फॉर्म होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है अमंग मॉलिक्यूल, इस टेम्पररी फोर्स को कहा जाता है वैन डर वाल्स फोर्स, या टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, कोई भी नाम आप दे। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब नेचर में जो है वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हर पार्टिकल के अंदर होती है, इसलिए ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये हर पार्टिकल के अंदर मौजूद होती है। लेकिन ये वैन डर वाल्स फोर्स जो है ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां पर वैन डर वाल्स फोर्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही होती, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्स। लेकिन उन मॉलिक्यूल्स में वैन डर वाल्स फोर्सेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है कि जहां हाइड्रोजन बॉन्ड या जहां पर परमानेंट डायपोल फॉर्म नहीं होते। जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर परमानेंट डायपोल्स नहीं होते, उन मॉलिक्यूल्स में वैन डर वाल्स फोर्सेस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ये दो मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर जो है जिसपे वैन डर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, जिस मॉलिक्यूल के अंदर या जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे या इवन इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ेंगे, तो उनमें अनइक्वल मूवमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ, शेल के बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस का और आउटर ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। और जब अट्रैक्शन डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की और आउटर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम हो जाएगी और डिस्टॉर्शन के चांसेस ज्यादा होंगे।
जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनमें डिस्टॉर्शन के चांसेस, उनके आगे पीछे होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर विल बी द डिस्टॉर्शन। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उनमें डिस्टॉर्शन उतना ही ज्यादा होगा, उतने ही ज्यादा वो डिस्टॉर्ट करेंगे। डिस्टॉर्शन ज्यादा बता दें। डिस्टॉर्ट होने का मतलब क्या, डिस्टॉर्शन क्या होता है? जी सर, हैं? डिस्टॉर्शन पूछ रहा हूँ, वापस बता दें। डिस्टॉर्शन मतलब छोड़ दो ना, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा मैं, अंग्रेजी बात करो। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? देखो भाई, सर कोई डिस्टॉर्शन चीज का बिगड़ मतलब जाना या खराब हो है, जाना, कोई चीज बिगड़ जाना या खराब हो जाना। ठीक है। तो अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के अराउंड उतने ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड होंगे। डिस्टॉर्टेड का मतलब है कि उनका शेप उतना ही ज्यादा खराब होगा, उतना ही वो अनइक्वल मूवमेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होता जाएगा विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें डिस्टॉर्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है उतना ही ज्यादा जो है वो डिस्टॉर्ट यानी डीलोकलाइज हो जाएगा। डीलोकलाइज का मतलब है आगे पीछे ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आगे पीछे ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा टेम्पररी डायपोल फॉर्म होंगे, और जितने ज्यादा टेम्पररी डायपोल फॉर्म होंगे, ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्स। क्योंकि वैन डर वाल फोर्स जो है वो नाम है उस एट्रैक्टिव फोर्स का जो अनइक्वल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में खराबी आएगी, जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगा, उसकी शक्ल बिगड़ी हुई होगी, जितना ज्यादा वो अनइक्वली मूव करेगा, उतने ही टेम्पररी डायपोल ज्यादा बनेंगे, और जितने टेम्पररी डायपोल ज्यादा फ्रीक्वेंटली बनेंगे, उतनी ही वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा हो। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके पास जो है वो ये है कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और इसकी वजह क्या है कि फ्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन में 9 होते हैं, तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन मॉलिक्यूल में 17 + 17 34 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ब्रोमीन लिक्विड होता है और ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन 70 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखिए कि एज वी गो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इसी वजह से स्टेट चेंज होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट चेंज होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितना मॉलिक्यूल साइज में बड़ा होगा, जितने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा होगा, उतना ही उसमें डिस्टॉर्शन का इंपैक्ट ज्यादा आएगा। तो हम ये बात करेंगे जब दोबारा, जब हम हैलोजेंस का चैप्टर करेंगे, कि डाउन द ग्रुप हैलोजेंस में वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से वहां पर डिस्टॉर्शन का इफेक्ट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज्यादा आगे पीछे होता है, और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के आगे पीछे होने की वजह से, डिस्टॉर्शन होने की वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट पड़ता है। और ये इफेक्ट यहाँ पर इसलिए प्रोमिनेंट है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि आइडेंटिकल एटम का जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर बिहेव करता है।
होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यही चीज नोबल गैसेस में होती है। आप देखिए नोबल गैसेस में पहला मेंबर हीलियम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन अगला मेंबर है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट मेंबर आर्गॉन है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आर्गॉन के बाद जो है वो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन में जो है वो 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, नोबल गैसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उनमें डिस्टॉर्शन का इंपैक्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा, अट्रैक्शन कम होगी। और ज्यादा डिस्टॉर्शन होने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट यानी वैन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जब वैन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो फिर अल्टीमेटली ये जो मामला है यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज का, वो भी चेंज हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? दूसरा फैक्टर जो वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालता है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है। एक पार्टिकल जितना बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल का, जितने बड़े एरिया में फैला हुआ होगा मॉलिक्यूल, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी उतने ही ज्यादा बड़े एरिया में फैला होगा। और जितना बड़े एरिया में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैला हुआ होगा वहां पर जो टेम्पररी डायपोल्स हैं वो बहुत सारे बन रहे होंगे और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होगा उसमें मुख्तलिफ एरियाज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होंगे और उन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ज्यादा होने की वजह से वहां पर वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर आप देखें मीथेन है, उसमें 1 कार्बन होता है, इथेन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। अब मीथेन के मुकाबले में इथेन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या साइज बड़ा है, तो इथेन ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है। और जब वो ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इथेन के केस में साइज ऑफ मॉलिक्यूल मीथेन के मुकाबले में बड़ा है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है और साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी बड़ा है, लिहाजा इथेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज्यादा होता है। तो इन जनरल रिलेशन ये बनता है कि जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होगा, ग्रेटर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, उतना ही वैन डर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा हो। ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्स। सर मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा वैन डर वाल अट्रैक्शन हो सकते हैं? जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, जितने न्यूक्लियस होंगे, हर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा और हर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वैन डर वाल फोर्स जनरेट कर रहा होगा। जैसे मीथेन में 1 कार्बन के अराउंड अगर 4 हाइड्रोजन है तो इथेन में 1 कार्बन नहीं है, 2 कार्बन है। अब यहां पर अगर 1 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जनरेट हो रहा है तो इथेन में 2 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जनरेट हो रहे होंगे। तो जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा उसके अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स का एरिया बढ़ता जाएगा और जितना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा या जितने ज्यादा एरिया में वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैला हुआ होगा उस मॉलिक्यूल में वैन डर वाल फोर्सेस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। इसीलिए अगर समटाइम ऐसा भी होता है कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं लेकिन फिर भी जिस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा एरिया में फैला हुआ होता है वहां वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होती हैं और जिस मॉलिक्यूल के अंदर ये नहीं होता वहां वैन डर वाल फोर्सेस कम होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2 और हीलियम जो है वो He है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो 2 हाइड्रोजन के दरमियान डिस्ट्रीब्यूटेड है, लिहाजा ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है एज कंपेयर टू हीलियम, क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सिर्फ एक हीलियम के अराउंड घूम रहा है, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो 2 हाइड्रोजन के दरमियान घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है एज कंपेयर टू हीलियम। तो हीलियम के मुकाबले में हाइड्रोजन की जो है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या हाइड्रोजन में वैन डेर वाल फोर्सेस, कंपैरेटिवली उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हीलियम, हालांकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। सर लेकिन हाइड्रोजन से वैन डेर वाल बना रहे हैं ना, लेकिन हीलियम तो अकेले है, वो किसे वैन डेर वाल बेटा बना रहा है? हाइड्रोजन से कब वैन डेर वाल बना रहा है? हाइड्रोजन का तो कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन के अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, और वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ 2 हाइड्रोजन तो वो ज्यादा एरिया में मूव करेंगे, ज्यादा बड़े एरिया में फैले हुए होंगे, लिहाजा वहां पर टेम्पररी डायपोल बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, और हीलियम का इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, लिहाजा यहाँ पर टेम्पररी डायपोल बनने के चांसेस कम होंगे। इसी तरह आप देखें मीथेन में एक कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर आप मीथेन और नियॉन को कंपेयर करेंगे तो मीथेन में वैन डेर वाल फोर्सेस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू नियॉन, और मीथेन में वैन डेर वाल फोर्सेस ज्यादा होने की वजह क्या है कि मीथेन मॉलिक्यूल जो है उसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, यानी मीथेन मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है, जबकि नियॉन में एक सिंगल न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। तो मीथेन में और नियॉन में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेम होने के बावजूद हम ये देखते हैं कि मीथेन मॉलिक्यूल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसकी वैन डेर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ये मॉलिक्यूल साइज में बड़ा है, ये ज्यादा एरिया में फैले हुए 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके 10 इलेक्ट्रॉन लिमिटेड एरिया में होंगे। इसके 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्टेन सराउंडिंग में होंगे, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये लार्जर एरिया कवर करेंगे मीथेन में एज कंपेयर टू नियॉन। इसीलिए मीथेन के केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट या वैन डेर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नियॉन। क्या अब ये बात क्लियर हो गई? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। मुझे अंदाजा है कि ये ऑनलाइन क्लास का टॉपिक नहीं है और ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन बहरहाल इत्तेफाकन हमारी ये क्लास इसी तरह से पड़ी है, तो हमें इसी में इसको देखना है। अगर फिर भी बाकी जो थोड़े बहुत इश्यूज होंगे वो इंशाल्लाह जो फिजिकल क्लास होगी उसमें हम कवर कर लेंगे। लेकिन मीनवाइल जो कुछ हमने डिस्कस किया है, अगर आपको उससे लगता है रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, तो आप पूछ सकते हैं। सर वैन डेर वाल सिर्फ आइडेंटिकल एटम में नहीं होती? जी, वैन डेर वाल सिर्फ आइडेंटिकल एटम में नहीं होती क्या? नहीं जी, वैन डेर वाल फोर्सेस हर मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, इसलिए कि वैन डेर वाल फोर्सेस का ताल्लुक इस बात से है कि इलेक्ट्रॉन्स अनसिमेट्रिकली मूव करेंगे, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अनसिमेट्रिकली, इलेक्ट्रॉन हर जगह होते हैं और हर जगह मूव कर रहे होते हैं, इसलिए ये सिर्फ आइडेंटिकल एटम्स वाले मॉलिक्यूल के अंदर ही नहीं होती वैन डेर वाल फोर्स। वैन डेर वाल फोर्स आपको हर मॉलिक्यूल में मिलेगी, लेकिन बस फर्क ये है कि कहीं पर वैन डेर वाल फोर्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है और कहीं पर कम होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने एक एग्जांपल दी थी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर मैंने कहा था कि हाइड्रोजन फ्लोराइड से जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड पे आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट शार्पली डिक्रीज करता है, और उसकी वजह यह है कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि HCl से HBr और HI
इस तरह का ग्राफ मैंने बनाया था, पहले डिक्रीज और फिर स्लाइटली इंक्रीज। तो ये जो डिक्रीज के बाद इंक्रीज होता है वो इसलिए होता है डिक्रीज के बाद इंक्रीज कि यहाँ पे वैन डेर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि HCl के मुकाबले में HBr का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और HBr के मुकाबले में HI में इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो जाते हैं। तो HCl, HBr और HI में जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है वो वैन डेर वाल्स फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से होता है, जबकि HF से HCl पे आते हुए बॉइलिंग पॉइंट जो डिक्रीज होता है उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। क्लियर हुई ये बात? जी सर। जी ये सर आप कार्बन देखिए और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है और इनके बीच में वैन डेर वाल भी है ना साथ में, कार्बन और हाइड्रोजन में कोवेलेंट के साथ साथ। कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बात मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं, ओवरऑल पूरे एरिया के अंदर वैन डेर वाल्स फोर्सेस फैली हुई होती हैं पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। कार्बन टू जहां जहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव कर रहा होता है वहां वैन डेर वाल्स फोर्सेस जनरेट हो रही होती हैं। ग्राफ का दोबारा बताएं। जी ठीक है जी। सर तो अभी ये जो बात होपफुली सर क्या क्या कह रहे बोला हैं? था अभी जो आपने बोला था वो रिपीट कर देंगे, CH मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल का। मैंने ये कहा था कि जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वहां वैन डेर वाल्स फोर्सेस जनरेट हो रही होंगी। अब सर चाहे वो आप कोई भी कोवेलेंट और वैन मॉलिक्यूल, डेर वाल के दरमियान बता रहे थे ना, जैसे कोवेलेंट हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में होती है और वैन डेर वाल वो बता रहे थे आपको। मैं क्या बताऊं, मैं यही तो बता रहा हूं भाई। कोवेलेंट बॉन्ड हो या कोई भी बॉन्ड हो, जहां इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होगी वहां वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं है। वैन डेर वाल्स फोर्सेस का ताल्लुक कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं है, वैन डेर वाल्स फोर्सेस का ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की मूवमेंट से है। अब चाहे वहां पे बॉन्ड के दरमियान इलेक्ट्रॉन हर केस में जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की अनसिमेट्रिकल मूवमेंट की वजह से वहां वैन डेर वाल्स फोर्सेस जनरेट होंगी। क्लियर हो गई बात? जी सर। अब कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड? सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें, HF की बात करें, तो उसमें तीनों टाइप ऑफ फोर्सेज होगी ना, वैन डेर वाल भी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, परमानेंट डायपोल भी होगी। जी सही बस यही क्वेश्चन। आपको पता है कि छिपकली जो है वो दीवार पे कैसे चलती है? दीवार से गिरती क्यों नहीं है वो? ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से होता है। छिपकली के जो पैर होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की मूवमेंट होती है, और दीवार के अंदर भी तो केमिकल्स हैं, उसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दीवार के अंदर वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं और छिपकली के पैरों में भी वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं। वो टेम्परेरी लिंक कर देती है दीवार के साथ, और फिर जब अपना वो पैर उठाती हैं अगले पैर पे रखती हैं, दोबारा वो टेम्परेरी डायपोल जनरेट होते हैं, फिर वो वहां पे जो है वो चिपक जाती है। लेकिन आप जो है वो दीवार पे नहीं चिपक सकते क्योंकि आपका वैन डेर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम होती है, आपका मास ज्यादा है, इसलिए आप दीवार पे नहीं लटक सकते। इसी तरह से जो है वो जो आपका कोई बहुत बड़ी स्पीशी हो तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस हर जगह होती हैं, लेकिन हर स्पीशी जो है वो दीवार पे नहीं चिपक सकती, छिपकली चिपक जाती है। तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सम टाइम इनका जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप दीवार पे पेंट करते हैं तो
पेंट में और दीवार के अंदर इन दोनों में कॉमन चीज वैन डर वाल फोर्स ही होती है। इसीलिए ये वैन डर वाल फोर्स, ये पेंट जो है वो दीवार के ऊपर जो है वो स्टिक किए हुए है, वरना ये कब का गिर चुका होता। तो कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स ही रीजन बनता है दो पार्टिकल्स को, दो चीजों को एक दूसरे के साथ अटैच करने का। ठीक है जी, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह कोई अगर कहानी होगी तो बाकी अगली क्लास में जो होगी फिजिकल, इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे।